नमस्कार दोस्तों, 21 फरवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो भैया, तेलंगाना के जो सीएम हैं चंद्रशेखर राव साहब, ये महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट एक अलायंस बना रहे हैं ताकि 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस, उसमें कहीं ना कहीं सेंटर की सरकार को हराया जा सके। तो इस न्यूज को देखेंगे। पनरूती कैश्यूज को जीआई टैग दिलाने की बात की जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। ईस्टर्न यूक्रेन में शांति लाने के लिए मैक्रोन और पुतिन के बीच में कुछ बातचीत हुई है, इस रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेटहुड डे मनाया गया, इसके बारे में बात करेंगे। देन मणिपुर से रिलेटेड एक न्यूज निकल के आ रही है। मणिपुर में पुराने समय में जैसे रॉयल्टी को लोग आके शुक्रिया अदा कहते थे, वैसे ही यहां पे एक इंडिविजुअल एनपीपी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप कह लीजिए एमपी एमएलए भी रह चुके हैं आपके मणिपुर में, तो उनके लिए सपोर्ट दिखाया गया। जैसे पहले रॉयल्टी के लिए सपोर्ट दिखाया जाता है, वैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अभी रिसेंटली मणिपुर में सपोर्ट दिखाया गया लोगों के द्वारा, मैतेई जो पीपल है मणिपुर के, उनके द्वारा। इस न्यूज को समझेंगे। फिर जो पहले स्टार कैंपेनर्स के नंबर को कम कर दिया गया था पैंडेमिक के दौरान, उसको, उस लिमिट को, उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब स्टार कैंपेनर्स पहले जितने होते थे उतने ही हो सकते थे। पहले कितने होते थे स्टार कैंपेनर्स, क्या होते हैं, इन पे खर्चा कितना होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के मिनिस्टर का जवाब देते हुए जयशंकर साहब ने बोला कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो पैसा आ रहा है, वो पैसा कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में फंसा देगा, और ऐसे एयरपोर्ट और पोर्ट बनाने का कोई फायदा नहीं जहां पे कोई प्लेन और कोई शिप नहीं आता। तो इन सारी की सारी न्यूज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन फ्रेंड्स, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। पहला है कैंडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडर? तो इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो ऑनेस्टली, इसको आप, इस क्वालिटी को आप कैंडर बोलते हो, ठीक है ना। तो इन अ सेंटेंस द डेफिनेशन ऑफ कैंडर इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट। एन एग्जांपल ऑफ कैंडर is the ability to tell a staff both the positives and negatives of their work. The state of being sincere and open in speech, honesty in expression. मतलब आपने बोलने में बिल्कुल ही साफ दिल से बोल रहे हो, जो आपके दिल के अंदर है, कुछ भी अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं कर रहे हो। तो दिस इज बेसिकली कैंडर, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। चलिए पहली न्यूज। द टीआरएस चीफ मीट्स ठाकरे पवार। टीआरएस मतलब कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को बिलोंग करते हैं, ये मिले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब के साथ, और ओवरऑल एक अपोजिशन पार्टीज के कॉलिशन को बनाने की बात की, जो कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में सेंटर में जो बीजेपी पार्टी है उसको टक्कर दे पाए। और उद्धव ठाकरे साहब के साथ मिलने के बाद चंद्रशेखर राव साहब यहाँ पे किसके साथ मिले हैं? तो शरद पवार जी के साथ भी मिले हैं। अभी के लिए देखिए तो महाराष्ट्र में जो सरकार है ना, उसमें 3 पार्टीज कॉलिशन में। एक तो शिवसेना, इसके हैं उद्धव ठाकरे, दूसरी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसके हैं शरद पवार, और तीसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो चीफ है शरद पवार साहब, इनके साथ भी मिले हैं यहाँ पे कौन? के चंद्रशेखर राव, ठीक है। इस प्रकार की एक मीटिंग दिसंबर 2021 में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी जी की भी हुई थी। किसके साथ? शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे जी के साथ। तेलंगाना महाराष्ट्र का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो यहाँ पे बाकी डेवलपमेंट्स, बायलेटरल कोऑपरेशन के बारे में भी बातचीत की गई है। तो महाराष्ट्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में तेलंगाना की सरकार कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकती है। बहुत सारे और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना एक दूसरे के साथ बायलेटरली कोऑपरेट कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें भी हुई हैं मीटिंग में। ओवरऑल ट्राइपार्टाइट महाविकास अघाड़ी जो सरकार है महाराष्ट्र की, उसके साथ एक रिश्ता स्थापित करने की कोशिश की है के चंद्रशेखर राव साहब ने। फिर शरद पवार की ये बोल के तारीफ की कि भाई तेलंगाना को ये आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग स्टेट बनाया जाए, इसके बारे में सपोर्ट शरद पवार जी ने 1961 में भी दिखाया था। तो इस प्रकार के कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी निकल के हैं। ज्यादा कुछ बहुत खास नहीं है यहाँ पे न्यूज में। जीएस पेपर 2 जनरल अवेयरनेस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है, रीथिंक इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, जयशंकर टेल्स बांग्लादेश एफएम। देखिए जयशंकर साहब क्या बोले? कंट्री सीकिंग लोन्स should worry about unsustainable infrastructure projects like airports and ports that are empty। अभी हुआ ये कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमेन साहब ने पता है क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो क्वाड कंट्रीज फ्रंट बना के चल रही हैं,
क्या ये इस प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती हैं जैसे चाइना दे रहा है? चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू काफी पैसा उधार दे रहा है कंट्रीज को। तो बांग्लादेश के ओवरऑल फॉरेन मिनिस्टर ने पूछ दिया कि जिस प्रकार से चाइना हमें पैसा डेवलपमेंट के लिए दे रहा है, क्या क्वाड कंट्रीज दे सकती है? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान दे सकती है? तो इस पे पलट के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मिस्टर जयशंकर साहब ने बोला कि ऐसे एयरपोर्ट बनवाने का क्या फायदा जिसपे कोई प्लेन नहीं आता हो, ऐसे पोर्ट हार्बर बनवाने का क्या फायदा जहां पे कोई शिप नहीं आता हो। और बेसिकली ये अनसस्टेनेबल एयरपोर्ट्स आपको डेब्ट ट्रैप में फंसा सकते हैं। ये श्रीलंका के एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की बात कर लीजिए, मटाला पोर्ट की बात कर लीजिए, इनके लिए चाइना ने लोन दिया था, श्रीलंका वापस कर नहीं पाया, तो हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चाइना के पास चला गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब ने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया है, इंडिया और चाइना के टाइज अभी के लिए सही नहीं चल रहे हैं, डिफिकल्ट फेज है। जो कुछ भी चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कर रहा है, इसके लिए रिश्ते खराब हो रखे और जल्दी सही होंगे, इस बात के चांसेस बहुत कम है। और ओवरऑल जयशंकर साहब ओपनली बाकी कंट्रीज को बोल रहे हैं कि चाइना के डेट ट्रैप में ना फंसो, निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। मिस्टर मोमेन जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ओपनली बोला कि इंडिया ने पहले लाइंस ऑफ क्रेडिट फॉलो भेजी है, लाइंस ऑफ क्रेडिट दी हैं बांग्लादेश को, जापान ने भी दी हैं, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जितना इंडिया और जापान की तरफ से बांग्लादेश के पास लोन आ रहा है वो गिर रहा है। और बांग्लादेश को भी इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, बांग्लादेश के लोग और डेवलपमेंट की चाह रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की चाह रखते हैं। अब इनफ अमाउंट ऑफ पैसा जापान, यूएस और इंडिया जैसी कंट्रीज से नहीं आ रहा है, तो चाइना से आने वाला जो फाइनेंस है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इसी फाइनेंस के कंटेक्स्ट में जयशंकर साहब ने बोला कि एयरपोर्ट और पोर्ट बना तो लोगे, बट वहां पे प्लेन और शिप आएंगे नहीं तो करोगे क्या? यहां पे ब्लू डॉट नेटवर्क की तरफ भी ध्यान गया। यूएस ने फ्लोट किया ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस के थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ये ब्लू डॉट नेटवर्क चलाया किसने है? तो 3 कंट्रीज ने मिलकर चलाया है, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस ब्लू डॉट नेटवर्क एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है। करता क्या है? इट प्रोवाइड्स असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड ऑन मेजर्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस ब्लू डॉट नेटवर्क को लीड करता था यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। तो भले ही ब्लू डॉट नेटवर्क को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक अल्टरनेटिव की तरह देखा गया, बट अभी भी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स बहुत सारी कंट्रीज को, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज हो गई, इनको बहुत हद तक आप कह सकते हो इंटाइसिंग लग रहा है, क्योंकि चाइना आसान शर्तों पे लोन दे देता है। हालांकि लोन का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब इंटरेस्ट तो बाद में करना है, बिना प्रॉब्लम्स के तुरंत अपफ्रंट आपको पैसा मिल रहा है, तो वो हर कंट्री को पसंद आता है। इसलिए चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स की तरफ ये कंट्री भाग रही हैं, इस बात को इग्नोर करते हुए कि कल की डेट में चाइना इनके एसेट्स को कब्जा लेगा इन्हीं लोनों के थ्रू। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है अरुणाचल प्रदेश मिजोरम स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को बधाइयां दी उनके स्टेटहुड डे पे, और इस देश की प्रोग्रेस में जो कुछ भी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों ने किया उसके लिए उनको थैंक यू भी बोला। अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लेश स्टेट बन गया था 20 फरवरी 1987 को। फिर मिजोरम भी बना था 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम 23वां राज्य था हमारे देश का। 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986 के थ्रू ये राज्य बने थे। अगस्त 1947 में, जब 1947 में जब हम आजाद हुए थे 15 अगस्त को, तब उस समय पे जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है इसको नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और ये आसाम का एक पार्ट था। आसाम उस समय पे बहुत बड़ा स्टेट था, ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम के अंदर आते थे। धीरे धीरे वो टूट के अलग होना शुरू हुए। जनवरी 1972 में ये जो नेफा था अरुणाचल प्रदेश आज का, वो बन गया यूनियन टेरिटरी। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया, 25th स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो अरुणाचल प्रदेश था 25वां और मिजोरम था 23वां राज्य इंडिया का। इस प्रकार के सवाल एक सिंगल लाइनर पीसीएस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है। 1962 में ही चाइना ने क्लेम किया था कि जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है ये इंडिया का नहीं है, दिस इज साउथ तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए तो इंडिया की लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर इसकी कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बड़ी सिटीज है नहीं, छोटे मोटे टाउन है। जो सबसे बड़ा इनका टाउन है और सिटी है वो है ईटानगर।
लो लाइंग वैलीज है, पहाड़ी इलाका है, ज्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल हुई नहीं है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में एक लंबे समय तक इंसर्जेंसी चली है। मिजोरम के अंदर जो एथनिक ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे वो चाहते थे कि वो इंडिया से अलग हो जाए, उनका अपना एक अलग देश हो। इसमें एक ग्रुप था मिजो नेशनल फ्रंट, जिसने लंबे समय तक आर्म्ड रेबेलियन लड़ा है इंडिया के अगेंस्ट। फाइनली 1986 में मिजो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, मिजोरम पीस अकॉर्ड, इंडिया और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में। और फिर आप देखिए 20 फरवरी 1987 को मिजोरम एक राज्य बन गया, 23rd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। जीएस पेपर 2 स्टेट्स फॉर्मेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है जीआई टैग सॉर्ट फॉर पनरूती कैश्यूज। तमिलनाडु कैश्यू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने अप्लाई किया है कि इनके इलाकों में उगाए जाने वाले पनरूती कैश्यूज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाए। और इसके लिए जो एमएसएमई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का एमएसएमई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर ने यहां पे इस टैग की एप्लीकेशन को फाइल किया। ये जो पनरूती कैश्यूज है इनका टेस्ट और क्वालिटी यूनिक है, और अगर इस इलाके के पनरूती कैश्यूज को जीआई टैगिंग मिल जाती है तो इस इलाके में काम करने वाले फार्मर्स जो कि पनरूती कैश्यूज उगाते हैं उनको एक इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है। ठीक है भाई, इस इलाके के जो कैश्यू एक्सपोर्टर्स हैं वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि फिर इस इलाके में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व लोग ही जो कि पनरूती कैश्यूज उगाते हैं वही पनरूती कैश्यूज को पनरूती कैश्यूज नाम से बेच सकते हैं। पनरूती कैश्यूज नॉर्मल कैश्यूज से थोड़े छोटे होते हैं। इनको कडलोर की गोल्ड माइन की तरह भी बोला जाता है। इंडिया में और पूरी दुनिया में पनरूती कैश्यूज की अच्छी खासी डिमांड है। तमिलनाडु की अगर आप बात करें तो तमिलनाडु के 1,42,000 हेक्टेयर्स में कैश्यूज उगाए जाते हैं, जिसमें पनरूती कैश्यूज उगाए जाते हैं 35,000 हेक्टेयर्स में। इस पर्टिकुलर कोडलेयर वाले इलाके में 32 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, 250 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, 500 कॉटेज इंडस्ट्री हैं जो कि पनरूती कैश्यूज पे काम करती हैं। ठीक है, कि जो कैश्यू कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये 376 विलेजेस में है इन तालुकाज ऑफ कुडलूर, पनरूती, वृद्धाचलम एंड कुरुंजी पाड़ी। ओके, जो पनरूती कैश्यू है लिटरेटिक, रेड और कोस्टल सैंड में उगाया जाता है। ये जो कैश्यू एप्पल्स होते हैं ना पनरूती कैश्यूज के, ये भी अलग ही डिस्टिंक्टिव होते हैं। एक एप्पल पनरूती कैश्यू का 42.8 ग्राम का होता है। सर आप बोलोगे कि एप्पल कैसा सर, तो आप ये देखो, ये पनरूती कैश्यू का एप्पल है और नीचे की तरफ ये कैश्यू निकलता आपको नजर आ रहा है। ये जो एक एप्पल है ना लगभग 42 ग्राम्स का होता है। और ये जो पनरूती कैश्यू है ना इसके अंदर रॉ प्रोटीन कंटेंट हर 100 ग्राम पे 23 ग्राम होता है। तो ऑल ओवर इंडिया जो भी कैश्यूज की वैरायटीज है वन ऑफ द हाईएस्ट रॉ प्रोटीन कंटेंट इस पनरूती कैश्यू में पाया जाता है, ऐसा बताना है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जर्नल का। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात की जाए तो ये एक प्रकार का इंसिग्निया है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में उगाया जाता है और वहीं पे उगाया जा रहा है सेंचुरीज में किसी एक पर्टिकुलर तरीके से, तो वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर उसको टैग मिल जाता है इसके मतलब उसी इलाके में उगाने वाले लोग उसी तरीके से जीआई टैग के नाम पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। ये जीआई टैग गवर्न किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा। इसको देता कौन है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई। एक बार किसी एक प्रोडक्ट को ये टैग मिल गया तो उसके बाद वो प्रोडक्ट उस नाम से केवल उस जगह के लोग जो कि उस पर्टिकुलर तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उगाते हैं वो ही उसे बेच पाएंगे। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि कैश्यू उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहा है और आप बेच रहे हो पनरूती कैश्यू के नाम से, फिर तमिलनाडु के कुडलोर इलाके में पैदा हुआ जो कैश्यू है वही बेचा जाएगा पनरूती कैश्यू ये जीआई टैग के नाम से। अगर जीआई टैग को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है तो उसको ट्राई किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मिलना मतलब एक लीगल प्रोटेक्शन मिल गई है जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्रोड्यूसर्स ही यूज कर सकते हैं। किसी दूसरे इलाके के कैश्यू नट को फिर पनरूती कैश्यू के नाम से बेचा नहीं जा सकता है। इससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स और मार्केटेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। चीज पेपर 3 मार्केटिंग ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स में चीज आपको काम आएगी। और जीआई प्रोडक्ट्स वाले जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा महंगे भी बिकते हैं मार्केट से, तो जो उनको प्रोड्यूस कर रहा है उसकी इकोनॉमिक हालत भी थोड़ी सुधर जाती है, पैसों के टर्म्स में भी चीजें अच्छी होने लगती हैं। फिर पैंडेमिक के चलते पर पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स को कम कर दिया गया था। अक्टूबर 2020 में एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपने नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स को 30 पे रख सकती थी। वैसे तो नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स एक नेशनल पार्टी के लिए होते हैं 40, लेकिन पैंडेमिक के समय पे इसको कर दिया गया था 30। और जो स्टेट पार्टीज हैं उनके लिए जो नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स थे पहले थे 20,
उनको कर दिया गया था 15। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक के समय पे बड़ी बड़ी रैलीज होंगी, जितने ज्यादा स्टार कैंपेनर्स कैंपेनिंग करेंगे उतनी बड़ी बड़ी रैली होंगी, उतनी ही ज्यादा भीड़, उतना ही ज्यादा कोरोना। तो इसीलिए अक्टूबर 2020 में नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स को कर दिया गया था कम। अब नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स को पहले कर दिया गया, तो एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी के नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स रह सकते हैं 40 और रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज के रह सकते हैं 20। ठीक है। स्टार कैंपेनर कौन हो सकता है? पॉलिटिशियन भी हो सकता है, फिल्म स्टार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि फेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करता है। अब जैसे मोदी जी हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं, तो कल की डेट में मोदी जी स्टार कैंपेनर बन के उत्तर प्रदेश की किसी डिस्ट्रिक्ट में जाके बीजेपी की तरफ से ओवरऑल आप कह सकते हो पॉलिटिकल रैली कर सकते हैं, ताकि हमें वोट दीजिए। करते ही हैं भाई, पॉलिटिशियंस तो करेंगे ही ना अपनी पब्लिसिटी। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो स्टार कैंपेनर एक पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा होता है। पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि भाई इस चेहरे में दम है और इससे इलेक्शन जीता जा सकता है, तो उसको स्टार कैंपेनर बोला जाता है। 40 स्टार कैंपेनर्स रह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है भाई। उनका खर्चा कौन उठाता है? तो इसके लिए अलग अलग नियम कानून है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है पोल कैंपेन्स के दौरान। ओके, एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी 40, अच्छा एक और चीज, एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर रख सकती है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 20 स्टार कैंपेनर रखती है। सॉरी, नेशनल और स्टेट पार्टी के 40 होते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के 20 होते हैं। शायद मैंने पहले नेशनल के 40 और स्टेट के 20 बोल दिए थे, नहीं, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टी के 40 स्टार कैंपेनर्स रह सकते हैं मैक्सिमम, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के 20 रह सकते हैं। ठीक है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर स्टार कैंपेनर हैं तो उनकी सिक्योरिटी का खर्चा कौन उठाएगा? तो वो उठाएगा सरकार। और ओवरऑल अगर मान लीजिए कि कोई स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नहीं है, एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है, तो उसका 50% खर्चा वो इंडिविजुअल कैंडिडेट खुद उठाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। स्टार कैंपेनर्स के ऊपर पर पर्सन जो बजट होता है वो भी नॉर्मल खर्चे से थोड़ा ज्यादा होता है। फिर मणिपुर कैंडिडेट्स गॉट सपोर्ट फ्रॉम रॉयल एरा रिचुअल। तो रिसेंटली क्या हुआ, एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई पोल बाउंड मणिपुर में। शेख नूरुल हसन, ये एक पर्टिकुलर मेंबर है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं? नेशनल पीपल पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब शेख नूरुल हसन ने मणिपुर के लोगों के बीच में काफी काम किया है, खासकर ये जो मणिपुर की खेतरी गांव असेंबली है, इस क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया है 2017 में। तो कहीं ना कहीं लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनको मानते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि शेख नूरुल हसन अपने घर पे बैठे थे, 100 की तादाद में लोग इनके घर पे आए और ओवरऑल वहां पे एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई। अब आप बोलोगे सर ये फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी क्या होती है? तो अब समझिए, ये एक गिफ्ट प्रेजेंटेशन ट्रेडिशन होता है। सेंचुरीज पहले मणिपुर के अंदर जो राजा हुआ करता था, उस राजा के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए लोग क्या करते थे कि जो कुछ भी लोगों का फार्म प्रोड्यूस होता था उसमें से कुछ हिस्सा लाके वो राजा के घर पे छोड़ जाते थे, ओवरऑल उस राजा को थैंक यू बोलने के लिए। ये इम्फाल के लोग जो प्राइमरीली एग्रेरियन लोग हैं, वो एग्रीकल्चर ही उगाते थे और एग्रीकल्चर से उगाई हुई चीजों का कुछ हिस्सा आके वो राजा के यहाँ छोड़ जाते थे एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे राजा कौन बन गए? शेख नूरुल हसन। शेख नूरुल हसन के यहाँ पे लोग आए, चीजें छोड़ के चले गए एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। तो क्या शेख नूरुल हसन यहाँ पे राजा हो गए? नहीं, राजा नहीं हुए। शेख नूरुल हसन एक पॉलिटिशियन है और उन्होंने इस खेतरी गांव असेंबली के क्षेत्र के लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है, तो इसीलिए इनकी यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है और इसीलिए ये जो पुरानी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है वो शेख नूरुल हसन के साथ की गई। तो हसन साहब का जो घर था खेतरी टॉप खोंगोंग माखोंग नाम की जगह पे, वहां पे बहुत सारी वुमेन्स पहुंची, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, राइट्स, फ्लावर लेके, और उसको वहां पे रखा गया। हर साल ये चीज होती है और उसके बाद ये जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो पार्टी वर्कर्स के बीच में बांट दिए जाते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी को यहाँ पे काफी इज्जत दी जाती है। मिस्टर हसन नेशनल पीपल पार्टी के असेंबली कैंडिडेट है खेतरी गांव से। ओके, तो ये चीज आप कह सकते हो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस समय पे ओवरऑल जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने लोगों से मिलता है। क्योंकि देखिए, आप एमपी हो या एमएलए हो तो आपका एक बहुत बड़ा काम है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, कैंपेनिंग करिए, लोगों से बातचीत करिए, उनकी बातों को सुनिए। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ये रिचुअल्स होता है मैतीज लोगों के अंदर, और मैतीज वैष्णविज्म और सनमाही, सही है, वैष्णविज्म और सनमाही फेथ को फॉलो करते हैं, हिंदूज हैं। जबकि इन्होंने राजा यहाँ पे किसको माना? शेख नूरुल हसन को। तो इसका क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि धर्म यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, एक इंडिविजुअल इन लोगों के लिए काम कर रहा है, तो उसके काम के लिए उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मैतेई लोगों की बात की जाए तो ये मणिपुरी लोग हैं, एथनिक ग्रुप है, नेटिव टू द स्टेट ऑफ मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मैतेई लोग इम्फाल वैली रीजन में सेटल हुए थे मॉडर्न डे मणिपुर में।
मैतेई लोग की आबादी आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में भी पाई जाती है। म्यांमार, बांग्लादेश में पाई जाती है। मणिपुर की आबादी का 53% मैतेई है। ये लोग बोलते हैं मैतेई-लॉन नाम की भाषा, जिसको आप मणिपुरी बोलते हो। ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है और 8वें शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पाई जाती है। इसमें कुछ नोटेबल मैतेई हिस्टोरिकल वर्क्स भी हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, पीपीटी में अवेलेबल करवा दूंगा, आप पढ़ सकते हो। जीएस पेपर 1 में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, मैक्रोन पुतिन एग्री टू वर्क फॉर ईस्टर्न यूक्रेन सीज फायर। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर बोला है कि जल्दी ही एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढा जाएगा, किसी भी हाल में हमको यहाँ पे वायलेंस नहीं करना है। फिर पुतिन और मैक्रोन साहब ने यहाँ पे बातचीत ये भी की कि ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप को यहाँ पे एक्टिवली एक्टिवेट किया जाएगा। ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप में कौन कौन है? तो एक तो यूक्रेन, रशिया, जो दो प्लेयर्स आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और एक है OSCE। OSCE का फुल फॉर्म आपको पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है, तो यूक्रेन, रशिया और OSCE की जो ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप है, इसमें जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है वो बैठेंगी, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगी। ये जो सीज फायर लाइन है, जहां पे एक तरफ यूक्रेन के सोल्जर्स खड़े हैं, दूसरी तरफ रशियन रेबल्स खड़े हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने ना लगे। मिन्स्क प्रोटोकॉल 2014 को प्रॉपर स्पिरिट में फॉलो किया जाए और यूरोप में शांति प्रस्ताव रखा जाए। इनफैक्ट यहाँ पे एक वॉशिंगटन रिपोर्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन साहब ये तक कहते हुए नजर आए कि जो बाइडेन किसी भी समय पे पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर उस बातचीत से वॉर प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हर पार्टी यहाँ पे, हर ग्रुप यहाँ पे शांति की गुहार लगा रहा है। ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ऑन यूक्रेन, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। यहाँ पे यूक्रेन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रशियन फेडरेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप में बाकी यूरोपियन कंट्रीज के भी रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं। डॉनबास, लुहांस्क, डोनेट्स्क रीजन्स के भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसमें आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के साथ जो टेम्पर्स बिल्कुल बढ़े हुए हैं उनको थोड़ा शांत किया जा सकता है, चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ओके, और इस पूरे के पूरे वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सब चीजें चल रही, देखिए दिस इज हैपनिंग इन द मेकिंग, चीजें चलती जा रही हैं। ये ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप किस प्रकार से काम करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि समझिए ये दोनों इलाके सेपरेटिस्ट ने पकड़ रखे हैं। अभी के लिए डिफैक्टो बॉर्डर ये बना हुआ है, इसके इस तरफ खड़े हैं यूक्रेन के सोल्जर्स, इस तरफ खड़े हैं रशियन रेबल्स, और यहाँ पे खड़े हुए हैं रशियन सोल्जर्स। तो कल की डेट में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें पता नहीं है, बातचीत चल रही है। 3-4 ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूक्रेन रशिया बातचीत कर रहे हैं, एक OSCE बातचीत हो रही है, एक मिन्स्क प्रोटोकॉल के अंदर बातचीत हो रही है। बाकी कंट्रीज तो अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा। यूक्रेन वाला मुद्दा, यूक्रेन वर्सेस रशिया वाला मुद्दा अभी काफी दिन तक एक्टिव रहने वाला है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।